नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नंदा फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी पवन नंदा में अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को प्यार और समर्थन देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आगे भी इसी सहयोग की कामना करता हूँ। दोस्तों, एक थोड़ी शिकायत है कि लाइक्स कम आ रहे हैं। वीडियो तो देखी जा रही है बट लाइक्स कम आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि अगर वीडियो बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही मत रखिए, इस इन्फॉर्मेशन को आगे उन ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाइए। तो भर भर के शेयर कीजिए और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो के लिए उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए और उन्हें वो वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो शुरू करता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मुख्य टॉपिक पर है। मेरे बहुत से निवेशक और बहुत से मेरे दोस्त चाहते थे कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए मेरे को काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी और लेकिन रिसर्च के बाद अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ और काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद मैंने इस टॉपिक पे अपनी नेक्स्ट वीडियो तैयार कर ली है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टॉक मार्केट में। लोग कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन कौन सा स्टॉक लें। मैं देखता हूं कि 10-10 साल से एक्सपीरियंस्ड बंदे भी, 20-20 साल से एक्सपीरियंस्ड बंदे भी काम कर रहे हैं, ब्लाइंडली काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे ऊपर आज मैंने अपनी वीडियो बनाई है कि आपको जो भी स्टॉक लेना है वो आप किसी पे डिपेंड ना हो। किसी से ये मत कहें कि आप मेरे को स्टॉक बता दो। अगर आप खुद ही सीख जाएं कि स्टॉक्स लेते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे और आप जो है अपने लेवल पे ही अपने पोर्टफोलियो में अच्छे से अच्छा स्टॉक ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 10 पर्टिकुलर लॉजिक जिसके बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। आप खुद ही स्टॉक मार्केट में से स्टॉक पिक कर पाएंगे और उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि एक स्टॉक लेते हुए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कहीं आपके पोर्टफोलियो में कचरा स्टॉक आ जाए और कल को आपको पछताना पड़े। तो दोस्तों, पहला जो सबसे पहले स्टॉक लेते हुए हमें देखना चाहिए, नंबर 1, उसका चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न, एक लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आपको हमेशा कहता हूं कि हम जो है एक लंबे समय के लिए निवेशक बने, तो हमें लंबे समय के लिए निवेशक बनने के लिए हमें जो है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न हम कहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत इजी है कि आप गूगल में जाइए, गूगल में nseIndia.com पे आप सर्च कीजिए या NSDL की साइट पे सर्च कीजिए। मुख्य रूप से तो NSE.com पे आप जाइए और उस पर आप कोई भी स्टॉक, जैसे कि सपोज कीजिए कोई स्टॉक रिलायंस है, ठीक है, तो उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट वहां पे निकालिए और उसमें ट्रेंड फॉलो कीजिए। अगर उसका ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में है, मैक्सिमम टाइम का चार्ट उसमें से निकालना है। अगर वो चार्ट अपवर्ड ट्रेंड में है तो वो स्टॉक बढ़िया है और अगर किसी स्टॉक का चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो वो स्टॉक बढ़िया है। तो पहला और मुख्य कारण है स्टॉक को चुनते हुए कि आप उसका चार्ट पैटर्न देखिए। इसके लिए गूगल में जाके NSE लिमिटेड साइट पे जाइए, NSE लिमिटेड पे, और उसके बाद
उसमें जो भी आप स्टॉक लेना चाहते हैं उसका चार्ट पैटर्न मैक्सिमम टाइम तक का ढूंढिए। आपको ये आसानी से मिल जाएगा। गूगल में जाते ही एनएससी इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और उस चार्ट पैटर्न में आप उस किसी भी स्टॉक का मैक्सिमम टाइम का चार्ट पैटर्न देखिए और उसमें आप देखिए कि अगर उसका चार्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है लॉन्ग टाइम में तो वो स्टॉक आने वाले टाइम में बढ़िया है, और अगर सपोज कीजिए उसका चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो उसका वो स्टॉक पोर्टफोलियो में मोस्टली लेने लायक नहीं होता। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि तेजी और मंदी के साथ आने के बाद भी उस चार्ट में डाउनवर्ड ट्रेंड है तो वो स्टॉक फिर पोर्टफोलियो में नहीं लिया जा सकता। इसके लिए सेकंड आप क्या चीज देख सकते हैं स्टॉक लेते हुए, इसमें है प्रोमोटर होल्डिंग। सेकंड पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक जिसको आप लेना चाहते हैं उस कंपनी की एनएससी इंडिया में, गूगल में जाके एनएससी इंडिया में आप वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग ढूंढिए। अगर मोटा मोटा एक नॉर्मल एज ए लेमैन अगर समझा जाए तो किसी भी स्टॉक में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, यानी प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, तो आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कम प्रोमोटर होल्डिंग वालों को भी आप पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, लेकिन 50 या उससे ज़्यादा प्रतिशत वाली प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आएगी कि लोग कहेंगे प्रोमोटर क्या होते हैं। प्रोमोटर जस्ट लाइक ओनर, मतलब ओनर ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर वो होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसके प्रेलिमिनरी वर्किंग, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, ये सब चीज़ें करते हैं और उसके बाद उस कंपनी में अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, लेकर उसको क्या करते हैं, कंपनी को रन करते हैं। तो आगे वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं, सीईओ भी हो सकते हैं, और इस तरीके से प्रोमोटर होल्डिंग जो है एक मेन क्राइटेरिया है स्टॉक को पिक करते हुए। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो मोस्टली वो स्टॉक बढ़िया होते हैं। तो आप ये भी इजीली गूगल पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जो है आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये वीडियो कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ एक ये जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं और खुद से ही स्टॉक पिक कर पाएं, किसी के लिए रिकमेंडेशन या टिप की ज़रूरत ना पड़े, और आप जो है स्टॉक को खुद ही चेक करके, जांच के, समझ के, उसके एनालिसिस करके आप अच्छे से चेक कर पाएं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो तीसरा मेन पॉइंट है स्टॉक को पिक करते हुए, वो है प्रोमोटर प्लेजिंग। प्लेजिंग क्या होती है? प्लेजिंग मतलब गिरवी रखना। मतलब आप एक सिंपल लेमैन की भाषा में समझिए कि अगर सपोज कीजिए कोई भी, अगर हमें बोरोइंग चाहिए या लोन चाहिए किसी आदमी को, तो वो बाहर से, बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, कहीं ना कहीं से लोन लेता है। तो उस केस में अगर कंपनी को लोन चाहिए होता है तो कंपनी के प्रमोटर जो हैं वो बाहर से बोरोइंग, इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, कहीं से भी लोन लेते हैं। तो लोन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बोरवर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको इसके लिए सिक्योरिटी मिलती है। अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा बड़ी अमाउंट के भी नहीं मिल पाते और सिक्योर्ड लोन ज़्यादा अमाउंट के मिल जाते हैं। तो कंपनी के पास क्या सिक्योरिटी होती है? कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, तो कंपनी अपने शेयर को प्लेज कर देती है। प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग होती है, जो उनके परसेंटेज ऑफ शेयर होते हैं, वो उसको आगे इंस्टीट्यूशन को या बैंक को प्लेज कर देते हैं। तो आपको स्टॉक चुनते हुए ये देखना चाहिए कि प्रमोटर प्लेजिंग कितनी है, प्रमोटर के शेयर कितने प्लेज हैं। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये भी आप एनएससी इंडिया में जाइए, वहाँ पे आप शेयर का नाम डालिए और वहाँ पे आपको प्रमोटर शेयर भी मिल जाएगा और उसमें प्रमोटर प्लेजिंग की परसेंटेज भी मिल जाएगी। वैसे एक लेमैन या एक आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो
जो प्लेजिंग होती है प्रमोटर के शेयर की, मैक्सिमम 20 से 25% तक का जो अगर प्रमोटर ने अपना स्टॉक प्लेज किए हुए हैं तो वो ठीक है। इससे ऊपर वाली कंपनी थोड़ी गड़बड़ वाली होती है। लेकिन ऐसा कोई मेन क्राइटेरिया नहीं है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर 60% भी प्लेज किए हुए हैं तो वो कंपनी बेकार है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्राइटेरिया है, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जिसने अपना सामान गिरवी रख रखा होगा, जिसने अपने शेयर गिरवी रखे होंगे, तो नेचुरल है उस कंपनी पे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ही। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखिए, प्रमोटर प्लेजिंग भी शेयर को चुनते हुए एक मेन क्राइटेरिया है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके एजुकेशन पर्पस के लिए जो है आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं और ये 10 पर्टिकुलर पॉइंट आप समझ लेते हैं तो आपको किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही गूगल पे जाके, साइट पे जाके खुद से ही चेक कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट जो आता है वो है डेट। किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आपको ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी पे डेट कितना है। डेट मतलब कर्जा, उधारी। अगर एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी में उधारी ज़्यादा हो, अगर किसी कंपनी में उधारी ज़्यादा हो तो क्या वो स्टॉक बढ़िया होगा? नेचुरल है। किसी की क्रेडिबिलिटी जाननी हो तो हम यही देखते हैं कि उस पर लोन कितना है, उधारी कितनी है। तो सेम किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि उसकी डेट कितनी है। अगर कोई कंपनी बिल्कुल ज़ीरो डेट कंपनी है तो वो कंपनी बहुत बढ़िया है, उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें जो है इन फ्यूचर जैसे मार्केट की वॉलेटिलिटी होगी तो उसमें कंपैरेटिवली कम वॉलेटिलिटी होगी और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेफ रहेगा। तो इसमें चौथा पॉइंट स्टॉक को चुनते हुए जो आपने नज़र में रखना है वो है डेट। तो दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट क्या है किसी भी स्टॉक को चुनते हुए कि आपको क्या देखना चाहिए? फिफ्थ नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड, डीआईज और एफआईज की और इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग कितनी है स्टॉक में। यह बहुत मेन पॉइंट है किसी भी स्टॉक को चुनते हुए कि जो स्टॉक हम लेने जा रहे हैं या जो स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहे हैं उसमें म्यूचुअल फंड का कितना शेयर है, एफआईज ने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डीआईज ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इसमें कितना परसेंटेज लेके बैठी है। आप कहेंगे कि इसका क्या लिंक है? देखिए, जो डीआईज, एफआईज या म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमारी तरह के इन्वेस्टर नहीं होते, वो बड़े बल्क साइज में स्टॉक को बाय करते हैं। तो खुद सोचिए उनके पास कितने अच्छे से अच्छे एनालिसिस्ट, फंड मैनेजर होते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टडी करके इन शेयरों में अपना कोई भी होल्डिंग का पैटर्न बनाते हैं। तो किसी भी स्टॉक में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, डीआईज की होल्डिंग कितनी है, एफआईज की होल्डिंग कितनी है, क्योंकि वो फंड मैनेजर जो होते हैं वो मोस्टली लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि अगर वो किसी स्टॉक के लिए अपनी रिसर्च करने के बाद उसमें अपना परसेंटेज बढ़ाते हैं तो नेचुरल है कि उस स्टॉक में दमखम है, क्योंकि उनके रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी और रिसर्च के बाद ही अपनी पोजीशन इसमें बनाई होती है। तो मेरा फिफ्थ पॉइंट यही है कि म्यूचुअल फंड, डीआईज और एफआईज की होल्डिंग को चेक करना चाहिए। तो आप कहेंगे ये कैसे चेक हो सकता है? सेम स्टॉक में जाइए, चाहे moneycontrol.com में चले जाइए या एनएससी इंडिया में चले जाइए गूगल के थ्रू, वहाँ पे अगर आप एफआईज होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग किसी भी स्टॉक के लिए डालेंगे तो वो आपको उसमें परसेंटेज आ जाएगी। तो इस चीज़ में हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग ज़्यादा होती है वो स्टॉक कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़िया होते हैं। इसी कड़ी में मेरा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है कि अबाउट द कंपनी। क्या कंपनी के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, कई लोग इस चीज़ को छोड़ जाते हैं। तो कंपनी के बारे में
कोई स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी किस तरह का काम करती है, क्या वो मोनोपोलिस्टिक काम करती है कि यानी उसके कंपटीटर कम है, ज़्यादा है, या नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं, कंपटीटर कंपनी क्या लीडर कंपनी है, ये आप कैसे जान सकते हैं। ये भी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, पर्टिकुलर जो भी स्टॉक लेना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, उसके बारे में सारी वहाँ पे डिटेल खुल जाएगी। और या मनी कंट्रोल में भी जाके देख सकते हैं कि कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, कितने प्लांट हैं, ये सब चीज़ें भी स्टॉक को लेने में उसके फंडामेंटली एनालिसिस में हेल्प करती हैं। कंपनी की वेबसाइट के बारे में चेक कीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि कंपनी क्या ऐसी कंपनी है कि अकेली यही कंपनी काम करती है, इस फील्ड में कोई और कंपनी नहीं है। सेक्टर की जानकारी लीजिए, क्या ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है या कैसा सेक्टर है। तो इस तरीके से आपको कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जिस कंपनी की एक्सपेंशन अच्छी होगी और जिस कंपनी का आईटी सेक्टर और स्टाफिंग और पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सब चीज़ें, डिस्प्यूट्स, इन चीज़ों को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कंपनी कितनी साउंड है और कितने लंबे समय तक चल सकती है। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट पॉइंट देखने वाला है किसी स्टॉक को ऐड करते हुए, जो मेरा 7वां पॉइंट है, वो है मैनेजमेंट। देखिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट है किसी कंपनी को ऐड करते हुए अपने पोर्टफोलियो में। किसी स्टॉक को अगर ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मैनेजमेंट के बारे में पता कीजिए कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, किस तरीके की मैनेजमेंट उनके पास है, क्या उनके मैनेजर, सीईओ, एमडीज जो हैं वो कोई रिनाउंड हैं। जैसे सपोज कीजिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो उनका मैनेजमेंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितने प्रोफेशनल मैनेजर्स या मैनेजमेंट सिस्टम होगा कंपनी में, वो कंपनी उतनी ही बढ़िया होगी। तो मेरा जो मेन 7वां पॉइंट है वो यही है कि कंपनी की मैनेजमेंट को देखिए। इसके लिए भी आपको जो है गूगल में जाना है और वहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक में का नाम लिख के उसकी मैनेजमेंट के बारे में आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी। या मनी कंट्रोल में जाके मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इस कंपनी का सीईओ कैसा, कौन है, मैनेजमेंट कैसी है, कब कब मैनेजमेंट चेंज हुई है। तो इस तरीके से फंडामेंटली एनालिसिस करते हुए हमें ये चीज़ भी कंपनी के बारे में जाननी चाहिए। इस कड़ी में मेरा 8वां पॉइंट जो है वो क्या है? मेरा 8वां पॉइंट है डिविडेंड पेमेंट रिपोर्ट। डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड मतलब आपको कोई भी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है, स्टॉक कोई भी ऐड करना है, तो उसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पेइंग का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर सपोज कीजिए किसी भी लेवल पे अगर कंपनी के रेट में फ्लक्चुएशंस होती हैं या अप डाउन होती हैं, अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो एटलीस्ट आपको ईयरली बेस पे उतनी अमाउंट तो मिलेगी ही। अगर सपोज कीजिए जैसे कि एक दो कंपनियां मैं आपको बताता हूं, जैसे आईओसी है, आईओसी का डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। 10% उनका जो आज के रेट से डिविडेंड पेइंग यील्ड है, डिविडेंड यील्ड जो है उनकी 10% है, तो ये बहुत बढ़िया है। तो अगर सपोज कीजिए किसी भी वजह से उनके रेट में गिरावट आती है, लेकिन आपको ये तो सिक्योरिटी होगी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% तो डिविडेंड मिलेगा ही। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है तो आपके उसमें इन्वेस्टमेंट की एक सिक्योरिटी बन जाती है। तो मेरा 8th और मेन पॉइंट है डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को ज़रूर देखना। इसी कड़ी में जो मेरा 9th पॉइंट है स्टॉक चुनते हुए आपको ध्यान रखना है, वो है वर्किंग ऑफ कंपनी। मतलब वर्किंग ऑफ कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है। क्या वो मेटल कंपनी है, क्या वो बैंकिंग कंपनी है, क्या वो पावर सेक्टर की कंपनी है, क्या वो कोई प्लाईवुड या सीमेंट या एफएमसीजी का कोई काम करती है। तो ये चीज़ इसमें ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी किस प्रोडक्ट में काम कर रही है
और कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में स्टैंडेबिलिटी क्या है, क्या वो मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है, जैसे कि कई कंपनियां हैं जिनके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता तो उनका मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऐसी कंपनियां बहुत बढ़िया होती हैं, जैसे IRCTC, इसके लिए कोई भी कॉम्पिटिटर ही नहीं है। कोल इंडिया, मॉयल, इनके कॉम्पिटिटर जो हैं कंपैरेटिवली कम है। तो इसी कड़ी में लास्ट मेरा पॉइंट है 10वां, सेक्टर एनालिसिस। कोई भी स्टॉक को पोर्टफोलियो के लिए चुनते हुए हमें उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हम ऐड कर रहे हैं उसका हमें सेक्टर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि जो भी हम स्टॉक चुन रहे हैं वो किस सेक्टर का है। उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने आगे क्या प्रेडिक्शंस दे रखी हैं, क्या बजट में उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हैं, कुछ प्रायोरिटीज मिली हैं, कुछ रियायतें हैं या सब्सिडीज हैं, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर सेक्टर जिस कंपनी को हम चुन रहे हैं वो आगे कैसे बिहेव करेगा। जैसे कि पावर सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, FMCG सेक्टर हो सकता है, इसमें अगर देखा जाए तो कोल एंड माइनिंग सेक्टर हो सकता है, गोल्ड या फाइनेंसिंग का सेक्टर हो सकता है। तो इसलिए जो भी कंपनी आप चुनना चाहते हैं उसका सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ 10 पॉइंट बताए हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक चुनते हुए इनको चेक कर सकते हैं। और इनके लिए मैंने आपको ये भी बताया है कि किस स्टॉक के लिए जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं उसमें क्या इस बढ़िया है और क्या इसमें कमी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है या पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, आपके लाइक से मेरा भी हौसला बढ़ता है। और मेरे इस YouTube चैनल को भी आगे सब्सक्राइब कीजिए, जो नए सब्सक्राइबर हैं जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या इस पर्टिकुलर जो भी नॉलेज है इसको अपने तक ही मत रखिए, लोगों का भी भला कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को चुनना। तो दोस्तों मिलते हैं मैं अपनी नई वीडियो में आपको एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ आपको रूबरू कराऊंगा। ओके गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।